आइए हम लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक प्रश्न आपको दिखता ही दिखता है। आपको पीआरटी लेवल के भी मतलब जो 1 से 5 के स्टैंडर्ड के एग्जाम है और 6 से 8 के स्टैंडर्ड के एग्जाम है, अर्थात पीआरटी के स्टैंडर्ड में भी आपको इसके प्रश्न दिखेंगे और जूनियर के स्टैंडर्ड में भी इसके प्रश्न आपको दिखेंगे। बस उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी का फर्क रहेगा। टॉपिक एज इट इज आपको पढ़ना है। शुरुआत तो एक जगह से करनी ही होगी। मतलब एक सेशन, पहला दूसरा सेशन लगभग, देखो ऐसा भी नहीं होता है कि पहले दूसरे के बाद पीआरटी वाले देखना छोड़ दें। उनके लिए जरूरी होता है कि पूरे सेशन को देखें, क्योंकि कोई भी पार्ट जब शुरू होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट इसका शुरू होता है, तो उसकी शुरुआत की चीजें ही आपके काम आती है। तो इसलिए आपको इन तक देखना चाहिए और सभी पार्ट्स आपको कवर करने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट डिजिट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक। इकाई का अंक किसका बताइए? एक संख्या का, ठीक है, एक संख्या का। कोई संख्या होगी, उस संख्या का इकाई का अंक, या कोई अगर हम समीकरण देखें तो समीकरण का हम लोग हल कर लें, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन करें और इस सॉल्यूशन से प्राप्त जो रिजल्ट हो, क्या हो, जो प्राप्त रिजल्ट हो, उस रिजल्ट के एंड में आपको कौन सा डिजिट दिख रहा है, वही आपका इकाई का अंक। करेक्ट। आइए इन्हीं चीजों को प्रॉपर समझा जाए कि सच में इकाई क्या है। ठीक है, सच में इकाई क्या है, सच में इकाई का अंक क्या है, कैसे है, क्या करना है आपको एग्जाम के लिए, इन सब बातों को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जैसे हमने एक सिंपल सा एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 24837। अब आपसे मैं पूछूं तो मतलब आपको हंसी भी आएगी। क्या पूछूं कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो आपको हंसी तो आएगी निश्चित तौर पर। कहोगे अरे सर क्या मतलब, हम लोग इतने भी कमजोर हैं कि इसका इकाई का अंक नहीं बता पाएंगे। सिंपल सी बात है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। दिस इज द प्लेस ऑफ यूनिट, यही इकाई है, यही अंत है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस ही आपकी क्या कहलाती है? इकाई का अंक कहलाती है। करेक्ट है। चलिए अब अगर मान लो थोड़ा सा हम चेंज कर दें, मान लीजिए मैंने लिखा 42183.157। अभी आप लोग थोड़ा सा यूनिट डिजिट बताएं क्या होगा इसका इकाई का अंक। अगर आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो इसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब भी हमने वैसे भी प्रेजेंटेशन जब आपको संख्याओं का पढ़ाया था तो आपको बताया था कि दशमलव के पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस क्रम में नंबर्स लिखे जाते हैं। दशमलव के बाद मतलब 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 10,000वां भाग, इस प्रकार से नंबर प्रेजेंट किया जाता है। अगर गलती से आपके मन में 7 आ रहा है तो गलत है। मतलब आप इस अंत को मत देखना कि बहुत सारे लोग गलती करेंगे। आपको डेसिमल के पहले जो पहला पद है दैट इज यूनिट प्लेस, ये आपका इकाई का अंक है। ठीक है, जो दशमलव के जस्ट पहले है वही आपका क्या है? इकाई का अंक है। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि एक सिंपली आपको नंबर दे दिया, उस नंबर का हमें इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है तो हम लोग उसको देख करके बता सकते हैं। बट जान लो कि यह एग्जाम होगा, यह मेरी तरह मजाक नहीं करेगा कि आपको सिंपल एक नंबर दे देगा और कहेगा कि जो है आप बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे में तो भाई हमारे लिए कुछ करने को अर्थ ही नहीं रहा, पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा है। मतलब तो तब आएगा जब आपको जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस होंगे वो किसी एक कैलकुलेशन पर बेस्ड होंगे। मतलब किस पर बेस्ड होंगे? कैलकुलेशन पर। यूनिट डिजिट के सभी प्रश्न एक कैलकुलेशन अर्थात समीकरण पर बेस्ड होंगे, ऑपरेशन पर बेस्ड होंगे। और कौन कौन से कैलकुलेशन यहाँ अप्लाइड होंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। किस किस पर बेस्ड होंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड होंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड होंगे। ठीक है, जोड़ और घटाव पर आधारित होंगे, जोड़ और घटाव पर आधारित होंगे। ठीक है, मतलब आपको जोड़ घटाव के प्रश्न दिखेंगे, उनके आधार पर आपको इकाई का अंक निकालना होगा, पर आधारित। ठीक है, जोड़ घटाव पर आधारित आपको नंबर्स दिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस्ड होंगे। थोड़ा सा आपको मैं स्टैंडर्ड बढ़ा के दिखाता हूं कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस्ड होंगे। करेक्ट है, मतलब गुणा और भाग पर आधारित होगा, गुणा भाग पर आधारित होगा। करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेस्ड अर्थात गुणा और भाग पर आधारित होगा। बेस एंड पावर बेस्ड होगा, बेस एंड पावर। ठीक है, बेस एंड पावर मतलब आधार और घात पर आधारित होगा, आधार और घात पर आधारित होगा। करेक्ट है, आधार घात पर आधारित होगा। इसी तरह से कुछ फैक्टोरियल बेस्ड होगा। एक फैक्टोरियल सिंबल होता है, जूनियर में पूछा जा सकता है।
हालांकि जूनियर में बेस एंड पावर के भी प्रश्न आपको दिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के भी क्वेश्चंस दिखेंगे, जोड़ घटाव के भी दिख सकते हैं, और वो चीज प्राइमरी में भी दिख सकता है, ऐसी बात नहीं है, पीआरटी में भी दिख सकता है, लेकिन उसका जो लेवल होगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का आपको पीआरटी में दिखेगा और किस लेवल का आपको जूनियर में दिखेगा। ठीक है, फैक्टोरियल बेस्ड होगा। फैक्टोरियल एक सिंबल है, मुझे पूरा भरोसा है क्लास में जितने भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं इस समय सबको इस बारे में फैक्टोरियल के बारे में जानकारी होगी कि क्या होता है फैक्टोरियल। क्रम गुणित पर आधारित भी प्रश्न होंगे। ठीक है, क्रम गुणित पर आधारित भी प्रश्न होंगे, करेक्ट है। तो क्रम गुणित के भी प्रश्न आपको दिखेंगे। और लास्ट पैटर्न एंड सीरीज बेस्ड भी होगा, पैटर्न एंड सीरीज बेस्ड, मतलब कुछ क्रम होगा, कुछ श्रेणी होगी, क्रम और श्रेणी पर आधारित, इतना आपको हेडिंग करना है, क्रम और श्रेणी पर आधारित, ये आपको ध्यान देना है। इतने सारे पॉइंट्स हम लोग को कवर करने हैं यूनिट डिजिट के अंतर्गत, अर्थात इकाई का अंक अगर आपको प्लान करना है, इकाई के अंक के सभी प्रश्न हल करने हैं, तो जितना पॉइंट मैंने लिखा है इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट्स पर लिख ले, और आपको जिससे कि ये डाउट रहे जी, हाँ मैं ऐसा कह रहा हूं ना, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं चंद्रभान जहां पर आपको जो है पीआरटी के भी क्वेश्चंस फेस करने होते हैं और जूनियर के भी फेस करने होते हैं, तो बढ़िया रहता है कि आपको बेसिक चीजें दोनों के लेवल की कवर हो जाए, और जहां पर कैटेगरी बढ़ जाएगी, चीजें अपडेट हो जाएंगी, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, देख लो ये जूनियर का ही है, प्राइमरी से इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको ये बढ़िया रहता है, इससे थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी बनाए रहते हैं आप, और मतलब आप रिदम में रहते हैं और समझ पाते हैं सही में क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टॉपिक जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, और कोई भी टीचर अगर पढ़ाएगा उसको तो शुरुआत से ही चीजें पढ़ाएगा, और शुरुआत का जो पार्ट होता है वही आपके पीआरटी सेक्शन में कवर होता है। ठीक है, ये बातें आप समझिएगा। तो ये जो पॉइंट्स है आप अपनी कॉपी में लिखे रहिएगा, जिससे कि कभी आपको ये मतलब जैसे मैं एंड तक पढ़ाऊं, लगभग 4 से 5 लेक्चर्स मेरी कोशिश रहेगी कि 4 से 5 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, तो आप लोग इतने लेक्चर तक की कॉम्बिनेशन, इतने लेक्चर तक का अपना फोकस बना के रखिएगा। इसके बाद फिर जो है, हाँ बिल्कुल है, टीजीटी में भी है शोभित, एकदम है, 100% है, पूछा जाता है, तो वहां पर भी एलिमेंट्री मैथ का जो सेक्शन होता है वहां पर भी जरूर आता है, या मान लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं, कंफर्म करते हैं, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को 3 से 4 या 5 लेक्चर में हम लोग विद प्रैक्टिस कवर करते हैं, मतलब हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस पर भी जाएंगे और पूरा का पूरा इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कहाँ से शुरू करा जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से शुरू किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अर्थात इकाई का अंक निकालने जा रहे हैं, और इकाई का अंक हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जोड़ और घटाव पर आधारित, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जोड़ और घटाव पर आधारित, जोड़ घटाव पर आधारित। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। हाँ, आप लोग पहली हेडिंग कर लीजिएगा जिससे कि कनेक्ट रहे, और आगे कुछ हमारी तरफ से आपको अच्छा प्रयास दिखेगा। अभी जैसे हम लोग आगे की परीक्षाओं के लिए, जो आगे हमारे पास जून जुलाई अगस्त के आसपास से बहुत सारी परीक्षाएं कनेक्ट करेंगी, तो हम एनसीईआरटी के कुछ सेगमेंट्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, और एनसीईआरटी मतलब हम क्लास 5th की, 6th की, 7th की, 8th की, उसके लेवल की जो मैथमेटिक्स है आपकी, वो मैं आपकी कवर कराऊंगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 22 सेशन हम लोग एनसीईआरटी को अगर कवर कर लेंगे तो आगे की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें हम अपना फोकस कर लेंगे, और मैं आपके लिए मतलब एक गिफ्ट की तरह इसको दूंगा कि पूरे क्लास में अच्छे से, लगभग मैं 30 से 40 सेशन यहाँ पर सोच रहा हूँ जो मैं अच्छे से कवर कराऊंगा, समझ रहे हैं जी। साइंस का बहुत अच्छा चल रहा है ना, इसी तरह से हम ऐसे प्लान करें, मैथ की एनसीईआरटी हम आपके लिए अच्छे से प्लान करें। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, वो आपकी आगे की कितनी भी परीक्षाएं कोई भी हो जाए, DSSS भी होगा, KVS होगा, ठीक है, BPSC होगा, सीटेट होगा, एस्टेट होगा, क्योंकि आगे जब एस्टेट भी अपना ना, यूपी का जो एस्टेट है वो भी आप ध्यान दीजिएगा, वो भी आपका एनसीईआरटी ही बेस्ड होगा, यस गिफ्ट की तरह ही होगा। मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को इसको जो है अच्छे से सभी क्लास को मतलब कवर करते हुए कराऊं, और वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं उसका भी अनाउंसमेंट आपको जल्दी करूंगा। हाँ, चलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव पर आधारित, हम लोग यहाँ पर इसको पहले शुरुआत करते हैं। तो आइए आप लोग कनेक्टिविटी बनाएं जी, कनेक्टिविटी बनाएं। पहला क्वेश्चन उठाइए, मैंने लिखा 8 3 2 5 2 4 1 6 3 2 1 9
8218। ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं, इनको जोड़ करके हमें बताना है कि यहाँ पर आप मुझे बताओ, यहाँ पर जोड़ करके कि इसमें जो है अंत में यूनिट डिजिट इसका क्या प्राप्त होगा। यूनिट डिजिट क्या बताइए। हाँ 4.0 की क्लास चल रही है, ऐसी बात नहीं है चंद्रभान, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, चलिए बात नहीं करिए, जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर। कभी जैसे आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि जोड़कर हमें डिसाइड करना है कि इसके एंड में क्या आएगा, तो आपको पूरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है, एंड डिजिट को जोड़िए केवल। 5 6 11 1 आया, 1 9 10 0 आया, 0 और 8 8 आया, मतलब इसके अंत में क्या दिखेगा, 8 आएगा। मतलब जब हम इसको जोड़ लेंगे तो अंत में कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 7 3 2 5 1 9 8 7 1 1 1 0 5 2 1 9 9 9 3 9 8 7 2। अब आप चलिए इसको भी जोड़कर बताएं इसके अंत में क्या मिलेगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली सभी डिजिट के अंत प्लेस को, मतलब एंड डिजिट को ही आपको ऐड करना है। कोई कितने भी डिजिट का हो, कोई कितने भी अंक का हो, उससे हमसे मतलब नहीं, उसका अंतिम अंक क्या है ये ध्यान दीजिएगा। 5 और 7 12 मतलब 2 होता है, ठीक है, इसका भी 8 आ रहा है। 2 और 5 7 होता है, 7 9 16 मतलब 6 होता है, 6 2 8 होता है, इसका भी 8 ही आया, करेक्ट है ना। यहाँ भी अगर अंत में हम लोग एंड डिजिट पता करेंगे तो इसका भी मान आपका 8 ही आएगा। तो ये तो हो गया चलो जोड़ का। ऐसे हम लोग यहाँ पर देखिए घटाव की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए घटाव जोड़ यहाँ पर एक साथ मिल जाते हैं। घटाव जनरली आपको मैं कंफर्म करता हूँ कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से एक डिस्कशन करूं कि 17 है, 17 माइनस 13 है, ऐसे सिंपल सी बात कर रहा हूँ। 17 माइनस 13, बताइए इसके अंत में क्या आएगा। आप कहोगे 7 से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अंत में कितना आया, 4 आया। यूनिट डिजिट इसका 4 हो गया। अच्छा यहीं पर अगर मान लीजिए हमारे सामने ऐसा होता कि 11 ऐसे लिखा होता, ध्यान दीजिएगा 21 माइनस अगर 17 होता 21 माइनस 17 होता क्या होता बताइए। अगर हमें सिंपली घटाना होता तो हम लोग कैसे घटाते हैं, ऐसे 21 लिखेंगे और यहाँ पर 17 लिखेंगे। एक है 7 है, एक है 7 है, इस एक को सबसे पहले यहाँ से क्या करो, कनेक्ट करो। कैसे, हम लोग हासिल लाते हैं सिंपली, हम लोग ऐसे तो घटा नहीं पाते कि एक है 7 है, एक छोटा है 7 बड़ा है। तो इस एक को कैसे हम सेट करें कि वह 7 को घटा सके, तो बगल से हम एक हासिल लाते हैं तो वह यहाँ पर आकर 10 बन जाता है, क्योंकि 10 10 का गैप होता है। 10 एक मिलकर 11, 11 7 निकला 4 हुआ। या हम ऐसे देखिए घटाते हैं कि 1 से 7 निकला, ध्यान से देखिएगा, 1 से अगर 7 निकला तो कितना होता है, 1 से 7 निकला तो आपका -6 हुआ, -6 हुआ। ध्यान दीजिएगा 1 से 7 निकलता है तो -6 हुआ। और याद रखना जब भी कभी ऐसा नेगेटिव टर्म आए तो उस नेगेटिव को क्या करना है पता है, 10 में जोड़ देना है हमेशा, या 10 से सिंपली उस नंबर को घटा देना है। 10 में से 6 घटेगा तो पॉजिटिव इसका जो यूनिट होगा बताइए कितना होगा, पॉजिटिव इसका 4 हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन इसका कितना हो रहा है, 4। तो यूनिट डिजिट इसका 4 हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा उपयोग और थोड़ा स्टैंडर्ड करिए और अच्छा समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2418 -3215 प्लस 9217 -2138 प्लस 4216। ये आपके पास एक समीकरण है जिसमें जोड़ घटाव सब चीजें हैं। तो आपको इसको प्रॉपर सेट करना है, इसका भी इकाई अंक आपको निर्धारित करना है। आइए देखते हैं कैसे इसका इकाई अंक मिलेगा। 8 से 5, क्योंकि बीच में माइनस है तो 8 से 5 निकला तो कितना हुआ, 3। 3 में 7 जुड़ा तो कितना होता, 10। 10 मतलब 0, और 0 में से 8 घटेगा तो -8 आएगा, और -8 में +6 होगा तो -2 आएगा। अब जब वैल्यू -2 है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -2 + 10। हाँ 10 में से 2 घटाएं तो कितना आएगा बताएं, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 बातें समझ में आती है कि आपको सबसे पहले जोड़ना घटाना प्रोसेस करना है जैसे हम करते हैं, और वो भी केवल एंड से करना है। और जोड़ घटाव में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर टर्म नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको 10 से घटा देना उस टर्म को, या +10 उसमें ऐड कर देना है। तो आपको कंफर्म हो रहा होगा कि कैसे किया जाएगा इस तरह का प्रश्न। एक और कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21497 -21832 प्लस 42169 -32158 प्लस 919999। चलिए सभी लोग बताएं प्लीज कि इसका सोल्यूशन कर दें और इसके अंत में क्या आ जाएगा। कौन कौन इसको कर सकता है एक बार कमेंट कर दे, आंसर ही बता दे आप लोग खुद से ट्राई करके। यहाँ पर सभी लोग कंफर्म करिए कितना। चंद्रभान का आंसर 5 आया, और जो कर सकते हैं प्लीज बता दे इसका आंसर एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। कैसे हम लोग इसको बता सकते हैं,
सभी लोग एक बार कंफर्म करें, ठीक है। इसका आंसर कितना हो रहा है, 5 ना, 5 हो रहा है। आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, 7 में से 2 घटाएं 5, 5 में 9 जोड़ा 14 मतलब 4, 4 में से 8 घटाएं -4। ये ध्यान दे रहे हैं ना, जैसे हम लोग जोड़ना घटाना ऐसे सोचते हैं कि हमने कमाया तो जोड़ा, और अगर हमने खर्च किया गंवाया तो घटाया, वही चीज है। मतलब 7 था, 7 हमने कमाया, 2 खर्च किया, 5 बचा, 5 से हमने 9 और कमा लिया तो 4 मतलब 14, 4 अंत में लिया जाएगा। 4 में से 8 माइनस होगा, -8 जोड़ेगा तो -4 होगा, -4 + 9 + 5 होगा। तो इसका राइट सोल्यूशन क्या है, 5 है। तो जोड़ घटाव के ऐसे प्रश्न आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप लोग इजीली बता सकेंगे। अब थोड़ी सी दिक्कत आती है गुणे में, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगला पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, गुणा पर आधारित, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा पर आधारित, कि गुणे के प्रश्न देखिए आप लोग कैसे मैनेज करेंगे। गुणे पर कुछ बातें हम लोग को बहुत ध्यान देनी होती है कि गुणे के प्रश्नों को हल करते समय हम लोग को क्या क्या फोकस करना है। मैं आपको 2-3 कैटेगरी के प्रश्न दिखाऊंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन लिया मैंने कि 2 3 7 4 2 8 3 2 3 9 1 8 4 2 7, ये आपके पास नंबर है। आपको अभी कुछ नहीं ध्यान देना है, अभी पहले इतना जानना है कि जैसे जोड़ते थे, जैसे घटाते थे अंतिम डिजिट को, वैसे अंतिम डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। आइए कर देते हैं सिंपली मल्टीप्लाई। कैसे किया जाएगा, 7 8 56 6 आया, 6 3 18 8 आया, 8 8 64 4 आया, 4 7 28 आया 8 आया, अंत में देखो कितना है, 8। बहुत बढ़िया, मनोज ने, अभिषेक ने, फ्रीन ने, पूजा ने, सबने उत्तर में बताया 8 आया, राइट सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया। दूसरी स्थिति देखिए आपके सामने, थोड़ा सा चेंज मैं देता हूं, थोड़ा सा चेंज का मतलब हमने लिखा 4 2 3 9 1 8 3 2 7 4 2 9 4 2 9 8 1 5 9 9 9 3 2 1, ये आपके पास नंबर है। अब आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करना है और बताना है कि इसके अंत में क्या आएगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। फिर मैंने ट्राई किया, मेरी बात को समझिएगा, हमने ट्राई किया तो यहाँ पर 3 8 24 4 आया, 4 7 28 8 आया, 8 9 72 2 आया, 2 5 10 0 आया, अब 0 9 0 आया, 0 1 के 0 आया, तो कंफर्म हो गया 0 आया। एक बात समझो कि अगर 0 जैसे आपको इतना प्राप्त, इतना करके प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए कुछ बातें आपको समझनी चाहिए। आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, अभी कल तक डिविजिबिलिटी हम पढ़ रहे थे। हमने आपको 2 डिविजिबिलिटी पढ़ाया था, 2 क्या कई पढ़ाया था, एक 2 की एक 5 की पढ़ाया था ना। मतलब हमने भाज्यता आपको बताया था, कुछ बातें मेरी समझ लीजिए फिर से। भाज्यता बताया था, मैंने कहा किसी संख्या के अंत में, इंड में, देखो क्योंकि इंड पढ़ रहे हैं तो इंड से बहुत कुछ क्लियर होगा। 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो अगर कोई संख्या, आप भाई बताइए कि अगर किसी संख्या को हमें ये पहचानना हो कि वह 2 से कट रही कि नहीं कट रही है, तो आपको पहचानना आसान है कि नहीं। अगर हम आपको एक समूह दे दें कि भैया देख के बताओ इसमें कौन है 2 से कटने वाला, तो इतना आसान है कि हम फिल्टर कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं कि यह 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये बता सकते हो आप लोग 2 वाली भाज्यता। 2 की भाज्यता के साथ साथ आप 5 की भाज्यता को भी बता सकते हो इंड चेक करके। अगर किसी संख्या के अंत में 0 दिखे और 5 दिखे तो तय कर लीजिए वह 5 से कटेगी। 0 दिखे 5 दिखे तो 5 से कटेगी। और एक बात हमारी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कभी भी यूनिट डिजिट का प्रश्न हल करिए और मल्टीप्लिकेशन है आपको करना, क्या करना है, नोट में मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको सबसे पहले अपने पूरे समीकरण में 5 की भाज्यता वाला नंबर देखना चाहिए, मतलब वह संख्या जो 5 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो सबसे पहले हमारी तलाश, हमारी आंखों के सामने या हमारी नजरों के सामने 5 कहीं से ओझिल ना होने पाए। 5 अगर है तो जरूर आ जाए, 5 आ गया। और 5 का गुणा, अगर मान लो 5 को जैसे ही पहचान लिया कि भैया 5 है, तो 5 के बाद मैं ढूंढता हूं कोई इवन नहीं मिल रहा है क्या, मतलब कोई सम संख्या तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हमारी फिर 5 के बाद दूसरी कोशिश होती है सम संख्या कोई मिल जाए। जैसे ही 5 का गुणा एक सम संख्या के साथ होगा, मतलब इवन के साथ होगा, सम के साथ होगा, तय है उसके एंड में 0 ही आएगा हमेशा और कुछ नहीं आएगा।
क्या आएगा 0। मतलब दो बातें आपको चेक करनी है कि क्या कोई नंबर 5 से कट रहा है कि नहीं, क्या कोई नंबर 5 से कट रहा है कि नहीं। तो पता चला हाँ एक नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये कंफर्म हो जाएगा। मान लो हमें 5 की भाज्यता वाला एक नंबर दिख गया, कहीं से नजर आ गया, तुरंत हम 5 की भाज्यता के बाद अब 2 की भाज्यता देखना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर कहीं हमको 2 की भाज्यता दिख गई तो हमें पूरे को करने की नीड ही नहीं, जरूरत ही नहीं, हम तुरंत लगा देंगे एंड में 0 है। एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न यहीं पर, मान लो अगर 5 के साथ इवन नहीं मिला, 5 के साथ इवन नहीं मिला तो 5 के साथ क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड। ऑड मतलब विषम, ठीक है। सबको सम के बारे में भी पता होगा, विषम के बारे में भी पता होगा। 5 का गुणा किसी विषम के साथ होगा तो हमेशा तय है कि 5 आएगा। मतलब 5 का गुणा किसी विषम के साथ होगा तो 5 आएगा, 5 का गुणा किसी सम के साथ होगा तो हमेशा और हमेशा आपका अंत में 0 आएगा। इस बात को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब जैसे यह जो प्रश्न कर रहे थे, मैंने जब इस संख्या समूह को देखा गुणे में, ठीक है, हाँ 5 के साथ अगर ऑड होगा तो 5 आएगा और इवन होगा तो 0 आएगा। मैंने समूह को चेक किया, मुझे पता चल गया कि एक नंबर के अंत में 5 है, मतलब 5 की भाज्यता वाला नंबर दिख गया। अब 5 की भाज्यता दिखते ही हमने ढूंढा, कहीं हमको इवन तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल इवन दिख गया। अब तुरंत हम समझ गए कि इस मल्टीप्लिकेशन का और कोई रिजल्ट नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, 0 होगा। मतलब पूरा करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको 5 ढूंढना है, सम और विषम ढूंढना है। अगर ये दो बातें आपने कंफर्म कर दिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। इतनी बातें समझ में आई सबको? आइए एक दो एग्जाम्पल करते हैं तो चीजें और कंफर्म होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 2 5, 3 2 5 नहीं लिखते हैं, मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बोलिए इसके अंत में क्या आएगा, एंड में क्या आने वाला है? बोलिए सभी लोग फटाफट बताएं, इसके अंत में क्या आने वाला है? क्या कोई संख्या है 5 की भाज्यता वाली? हाँ पता चल गई, 5 की भाज्यता वाला एक नंबर आपको दिख गया, ठीक है। उसके बाद इवन तो तमाम दिख रहे हैं, पहला ही नंबर इवन था, तो 5 का गुणा किसी इवन के साथ होगा तो अंत में कितना आएगा बताएं, 0 आएगा। अंत में 0 आएगा, तय कर लीजिए। इसी तरह से फिर देखिए मैंने लिखा 3 2 1 3 1 5 1 9 3 7 8 1, ठीक है, 8 1 3 2 3 7 3 3। अब आप बताओ इसके अंत में क्या आएगा? इसके भी अंत में आपको क्या दिखा जी? क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तभी सही बात है, और क्या, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस अपनी क्लास का। अंत में क्या होने वाला है, 0। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, ठीक है। चलो अभी आप लोग को फिर मैं एक नंबर दे रहा हूं, मैंने लिखा 5 1 5 2 5 3 5 7 5 9, ठीक है, 5 5 7 3 7 7 7 9 7 7 7 7 1। अब आप बताइए इसके अंत में क्या आएगा, इसके अंत में क्या आएगा बताइए। अब आप लोग देखिए फटाफट सब लोग उत्तर बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने अंत चेक किया, अंत में 5 की भाज्यता यहाँ दिख रही है और यही दिख रही है और कहीं नहीं दिख रही। इसके बाद कहीं कोई सम नहीं दिख रहा है, सारे के सारे विषम दिख रहे हैं, तो आप तुरंत कह दो कि यहाँ पर इसके अंत में कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। इस तरह से पॉसिबिलिटीज आपको देखनी पड़ती है, 5 की भाज्यता और फिर 5 की भाज्यता के साथ साथ सम और विषम की भाज्यता होने की स्थिति। 5 की भाज्यता के साथ सम और विषम अगर सेट हो गया तो तय है कि वह नंबर आपको अपना इंड डिजिट तुरंत डिक्लेयर कर देगा, कंफर्म कर देगा। एक बात, चलिए एक और मल्टीप्लिकेशन हम आपको देते हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा। 3 3 3 9 3 9 4 7 4 3 3 4 3 8 4 3 4 3 4 3 4 3 7 4 3 7 8 3 5 8 3 5 नहीं 8 3 1 8 3 1 1 1 0 1 5 7 1 1 9। अभी बताइए इसके अंत में क्या आया? देखो अब आपको जैसे यहाँ पर क्या दिखेगा, अब आपको एक बात मैं बता दूं कि कभी अगर किसी संख्या के अंत में आपको 0 दिख गया, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 दिख गया तो ना 5 ढूंढो ना 2 ढूंढो ना कुछ ढूंढो, सीधा बता दो कि इसके अंत में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब तय हो गया कि अगर किसी भी संख्या का इंड डिजिट 0 है तो उसके रिजल्ट में हमेशा 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे जहां तक भरोसा है आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसमें किसी को डाउट हो, कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें बता दें, यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई मन में किसी के कुछ हो, प्लीज कंफर्म करिए, सही है ना। चलो अगर सही है तो मैं एक प्रश्न यहां पर लिख रहा हूं, उसको आप लोग बताइएगा। मैंने कहा प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक बताना है। पहली 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताना है। आप जल्दी से सभी लोग बताएं। यस, जीरो इज वेरी पावरफुल अभिषेक, जीरो इज वेरी पावरफुल। आप सबको अभाज्य तो पता ही होना चाहिए, पता होगा भी, मुझे पूरा भरोसा है कि व्हाट अबाउट द प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसे आप प्राइम नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, एक ऐसी संख्या है, ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो संख्या स्वयं से तथा एक के अलावा किसी से और विभाजित नहीं होती है। तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट प्राइम नंबर, टेल मी। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? प्लीज सभी लोग कमेंट करें, बाकी और कुछ ना करें। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है ये आप लोग मुझे कंफर्म करके कमेंट फटाफट सब लोग कर दे। जैसे जीरो आप लोग कमेंट कर रहे हो, वैसे पहली अभाज्य संख्या एक बार सभी लोग कमेंट कर दे। देखिए हाँ, कुछ लोग सबका दो आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका दो आ रहा है, एक लोग का आया है एक। तो ध्यान दीजिए, पहली अभाज्य संख्या आपकी दो होती है। अगली कौन है? 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे बढ़ती चली गई। और पहली अभाज्य 50 अभाज्य तक जाने के लिए हमें 50वीं अभाज्य संख्या ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन है, और आप पहुंच भी नहीं पाओगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। 50वीं अभाज्य तक पहुंचना आपके बस का नहीं है, ये जान लो आप मेरी बात को। तो आपको पहुंचना भी नहीं है, क्या फायदा पहुंचने का? आपको पहला ही नंबर 2 दिखा, और आप ये जान लो, इस बात को पहचान लो क्या, कि जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या केवल एक, अब देखो यहां पर एक कंडीशन होती है इसकी, कि अभाज्य में केवल एक ऐसी संख्या होती है जो सम तथा अभाज्य दोनों होती है। और हम समझते हैं इस बात को कि अभाज्य संख्या की शुरुआत एक सम संख्या से ही होती है। तो आपको पता है कि जो 2 होता है वो सम भी होता है और साथ साथ क्या होता है? अभाज्य भी होता है। 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं हो सकती है। अब आपको 2 मिल ही गया, जो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। 5 एक बार दिख ही जाएगा, इसके अलावा 5 भी नजर नहीं आएगा, भी जान दीजिएगा, इसके अलावा 5 भी नजर नहीं आएगा। अब 2 और 5 जब दिख गए तो आपको कंफर्म है कि इसके एंड में क्या आने वाला है? एंड में 0 आने वाला है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अगर हमको 5 दिख गया और एक सम संख्या दिख गई तो तय है 0 आना तय है। मतलब कितने भी 50 नहीं 500 बोल दे तो आपको कंफर्म मैं बता दूं किसके अंत में क्या आएगा? 0 ही आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को, करेक्ट। एक दूसरा प्रश्न आप लिखिएगा। चलिए, मैंने कहा प्रथम 50 विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, प्रथम 50 विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। प्रश्न है आपके सामने, प्रथम 50 विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताएं क्या होगा। अभी यहां पर एक कंफर्म है कि आपको शुरुआत तो 2 से होती है, बट 2 एक सम होता है, तो 2 को किसी हालत में ले नहीं सकते हो। अभाज्य की शुरुआत यहां पर 2 से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसने कंडीशन रख दिया है कि पहली अभाज्य तो हो बट विषम अभाज्य हो। तो एक बात और दिमाग में रख लो, नोट कर लो इस बात को, कि अभाज्य संख्याओं के बारे में बता रहा हूं कि 2 को अगर हम छोड़ दें, पहली संख्या को छोड़ दें जो 2 होती है, तो जितनी अभाज्य होती है सब की सब विषम ही होती है। कंफ्यूजन है ही नहीं मन में। 2 को छोड़ दिया जाए, मतलब पहली अभाज्य संख्या को छोड़ दिया जाए जो सम संख्या भी होती है, तो 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या विषम हो ही नहीं सकती है। तो बाकी सारी की सारी विषम ही है, बाकी सारी की सारी विषम ही है। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अच्छा, अब इसके अलावा सम तो कहीं गुंजाइश है नहीं कि कहीं 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 अगर कहीं दिख जाए, दिखा, हाँ यहीं दिखेगा और कहीं दिखेगा भी नहीं 5, ये भी ध्यान रखें, कहीं और नहीं दिख सकता अभाज्य में, जहां पर अंत में 5 हो, क्योंकि अंत में 5 होगा तो 5 से कटना उसका तय होगा, तो अभाज्य रह जाएगा, अभाज्य हो ही नहीं पाएगा। 5 का गुणा अगर ऑड से होगा,
ऑड मतलब विषम से होगा, तो तय है कि उसके अंत में क्या आएगा बताइए, 5 ही आएगा, इसका 5 राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आई बातें समझ में? इन सब बातों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बातें समझ में आई होंगी। ऐसी कोई कंफ्यूजन किसी के मन में हो तो प्लीज बता दें, डाउट हो किसी के मन में जरूर बता दें, जिससे कि हम उस पर काम कर सकें। इतना सबको क्लियर हो गया है ना, यहाँ तक कंफर्म हो गया है? तो चलिए यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अभी जैसे हम लोग कुछ नंबर, हम 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, आप लोग उसको ट्राई करिए, या कुछ हम नंबर होमवर्क में आपको देते हैं। आज सेशन थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग, और होमवर्क में कुछ प्रश्न देते हैं, सभी लोग प्लीज ट्राई करिए। इसके सभी के यूनिट डिजिट आपको बताने हैं। मैं कुछ समीकरण दे रहा हूं। मैंने लिखा 233 गुणे 513 प्लस 422 गुणे 422 गुणे 453 गुणे 331 माइनस 817। ठीक है, ये है आपको करना पहला प्रश्न, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 2 गुणे 3 गुणे 7, या 2 गुणे 3 लिख देते हैं, केवल 7 नहीं करते हैं। 2 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 25 प्लस 3 गुणे 1। ऐसे और देख लीजिएगा, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 8 माइनस 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। करेक्ट, इसको बताना है। चौथा देखिएगा, 13 है प्लस 113 है प्लस 1113 है, 11113 है। पांचवा 11 है, 111 है, 1111 है, 11111 है। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। फिर जो है हमने लिखा माइनस 1 है, 11 है, 111 है, 1111 है प्लस 119 है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच।